सेकुलरिज्म हमारे देश में हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। रिसेंटली तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उन्होंने एक बयान जारी किया सेकुलरिज्म को लेके। स्पेशली उसमें ये कहा कि जो भारत में सेकुलरिज्म है इसका कॉन्सेप्ट यूरोपियन है। इसके अलावा ये भी कहा कि सेकुलरिज्म शुरू से नहीं रहा है हमारे देश का हिस्सा, संविधान का हिस्सा, ये कहना है। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं PDT आचार्य जी हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ दैनिक जागरण से। सर, दैनिक जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जो इसको कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, सेकुलरिज्म को लेकर, क्या लग रहा है जो ये बयान जारी किया गया है, कहा गया है कि ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, ये कितना सच है? देखिए, ये जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सेक्युलरिज्म जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। असल में मुझे सबसे पहले ये कहना है कि एक गवर्नर साहब का जो अपना कार्यक्षेत्र होता है और वो उस प्रदेश के शासन को संभालना, संचालन करना, ये सब उनका काम है। उसे हटके दूसरे किसी फील्ड में जाएं और वहां पर एक इस तरह से स्टेटमेंट दें, वो एक अजीब सा सिचुएशन है। तो ये तो कोई सोशियोलॉजिस्ट या फिलोसोफर या हिस्टोरियन नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। असल में मुझे एक चीज याद आती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अपने धर्म के पालन में मृत्यु भी हो जाए वो श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरों का धर्म का पालन करना भयावह है। तो एक बहुत डेफिनेट स्टेटमेंट ये है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ये। तो यहाँ भी मुझे कुछ, हालांकि भगवान कृष्ण ने जो ये कहा है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से ये फिट बैठता है, क्योंकि गवर्नर को तो अपना काम और अपनी एरिया के बारे में कहना चाहिए। दूसरी इस तरह की चीजें जो है, जो कंट्रोवर्सी पैदा होती है उससे, और फिर हिस्टोरिकली वो ठीक भी नहीं है। वो क्यों नहीं है ये मैं अभी आपको मैं कहूंगा। एक तो ये है कि जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, ठीक है, सेकुलरिज्म एज सच वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस दुनिया का एक अंग है। हम इस पृथ्वी पर, जो पृथ्वी घूम रही है 7 लाख किलोमीटर के रफ्तार में, सूरज की चारों तरफ वो घूमती है, इस पृथ्वी का हर एक अंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरे हैं। तो वहां पर अगर कहें कि यूरोपियन कंट्रीज से या वेस्टर्न वर्ल्ड से ये कॉन्सेप्ट आया है, तो ये असल में मेरे ख्याल से ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। डेमोक्रेसी कहाँ से आया है? डेमोक्रेसी भी तो एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह, तो जो लिखा हुआ है हमारे, जो उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीफेस जो है, तो वो कहाँ से आया है? वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आया है वो कॉन्सेप्ट, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि हम कहते हैं कि हम रिपब्लिक से, लेकिन वो किस तरह के रिपब्लिक से हमें पता नहीं है। खैर, वो तो अलग बात। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है, सिंपल उसका जो मीनिंग है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, और स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। यही है
सेक्युलरिज्म का जो बेसिक अर्थ यही है, मतलब यही है। और लोग कहते हैं कि इंडिया में सर्वधर्म समभाव वगैरह वगैरह है, हमारे सेक्युलरिज्म का बेसिस वही है। ठीक है, वो पॉलिटिशियंस का स्टेटमेंट है वो। तो पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट को हमें अलग रखना चाहिए। जब सेक्युलरिज्म की परिभाषा के बारे में हम सोचते हैं, या उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचते हैं, या उसके अर्थ के बारे में सोचते हैं, तो पॉलिटिशियंस हमारी कंट्रीज में जो कहते हैं उसको अलग रखना चाहिए बेसिकली। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो स्टेटमेंट दिया, दावा किया गया है कि सेकुलरिज्म शुरू से भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं रहा है, तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि जो सेकुलरिज्म है ये आज़ादी के बाद से मतलब भारत में है, या जब 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976 में, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, तब से इम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि लोगों को यही चीज़ का डाउट है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी दिया है। तो मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को बताएं कि सच क्या है। हमारे संविधान के जो उसके उसमें लिखा हुआ है उसके कि ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उस वक्त सेक्युलरिज्म वर्ड था नहीं उसमें। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका कभी भी मतलब ये नहीं है कि सेक्युलरिज्म का जो जो एसेंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हालांकि वर्ड 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए उस वक्त के जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने ये लिखा है और लिखवाया है। लेकिन सेक्युलरिज्म उसके जो प्रावधानों पे जाएंगे तो उसमें सेक्युलरिज्म तो है ही। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे है। उसमें अगर आप देखेंगे आर्टिकल 14 में जाओ, आर्टिकल 25, 26 वगैरह में जाओ, इनफैक्ट 27 और 28 आप ले लो, उसमें ये लिखा हुआ है स्टेट का जो फंड है उसे चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस में किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकता है। ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें, आर्टिकल 27। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन in an institution which is run on the aid given by the state। अब इसका क्या मतलब है? तो किसी भी रिलीजन को उसमें कोई स्थान नहीं है उसका स्टेट के मामलों में। तो स्टेट को अलग रखा है रिलीजन से। वो हमारे देश में जो मल्टी रिलीजियस कंट्री है, यहां पर अगर स्टेट किसी रिलीजन को बढ़ावा देते हैं तो दूसरे रिलीजन को हम इग्नोर करेंगे। ये तो सेकुलर स्टेट नहीं हो सकता। एक सेकुलर स्टेट में स्टेट रिलीजन से अलग होके सबको समान मानने लगेंगे, समान मानते हैं। और प्रियम्बल में तो वही है। प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात कही है। लिबर्टी मीन्स आजादी, स्वतंत्रता, और इक्वालिटी समता, और फ्रेटर्निटी जो भाईचारे का भाव। ये तीनों चीजें इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है। और इसकी अगर कल्पना, इसमें जो कल्पना है उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उसमें? तो सेकुलरिज्म तो है ही वो सेकुलर स्टेट में ही ये तीनों चीजें हो सकती है। एक चीज मैं नॉन समझू, सेकुलर स्टेट में हाँ, नहीं हो सकती। मैं आपसे एक चीज समझूंगा। जब 1976 में ऐड किया गया सेकुलरिज्म, तो क्यों ऐड किया गया? अगर पहले से ही था हमारा देश सेकुलर, तो क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ी? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऐड ही करना था तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब क्यों नहीं ऐड किया गया? खैर, उसमें देखिए ऐसा है कि ऐड इसलिए किया है कि इंदिरा गांधी ने सोचा कि जो अंदर निहित है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक्सप्लिसिट किया जाए।
यही है। चूंकि ये अंतर्निहित है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि उसकी जरूरत नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें है, हर प्रोविजन में वो सेकुलरिज्म के आधार पर ही बनाया है। अब 14 है, समता है सबका, और 15 और 16 वगैरह है। 15 है, किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या रीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाए। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये क्या है? ये सारी सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पर बनाया गया है। तो कोई भी नहीं कर सकता कि हमारे संविधान में ओरिजिनली सेकुलरिज्म का आइडिया नहीं था और बाद में 1976 में, जैसे गवर्नर साहब ने कहा, एक इनसेक्योर प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है। वो तो एक पुअर अंडरस्टैंडिंग कहूंगा मैं उसके बारे में। जैसे अभी इस पे और एक चीज थी, मैं आपसे इसी को भी क्लियरिफाई करना चाहूंगा कि अंबेडकर और नेहरू ने ये कहा था क्या कि मतलब जो सेकुलर वर्ड है इसको जोड़ा ना जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये मूल भावना में रहेगा, लेकिन जोड़ने का विरोध किया था। खैर, जोड़ने का कोई विरोध नहीं, उन्होंने कोई उसकी जरूरत नहीं समझी उस वक्त। जोड़ने की, वो वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं समझी उस वक्त। हाँ। तभी तो उन्होंने जोड़ा नहीं तो इसमें क्या प्रॉब्लम था? तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है ही, उसके आधार पर बनाया गया है। फिर वो जोड़ने में क्या है? लेकिन उन्होंने सोचा कि सारा सेक्युलर इसके ऊपर है, तो सेकुलरिज्म दैट वर्ड यूज करने से कोई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए किया नहीं है। न, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का आधार, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलरिज्म का आधार था ही नहीं, वो बाद में जोड़ा गया है, और वो सर्वथा गलत होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि इतना हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है? बार बार नेता, अलग अलग नेता धर्मनिरपेक्षता को लेकर अलग अलग बयान क्यों देते रहते हैं? देखिए, यहाँ पर 2014 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। सेकुलरिज्म, हालांकि पहले भी कुछ पार्टियां सेकुलरिज्म को खिलखिली उड़ाते थे, कहते थे कि उसको तोड़ मरोड़ करके सेकुलरिज्म वगैरह कर देते थे ये लोग। और फिर बाद में ऐसी पार्टियां जब पावर में आई तो नेचुरली ये एक टारगेट बन गया था सेकुलरिज्म। तो नेचुरली दूसरी पार्टीज जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं वो रिएक्ट करने लगे। तो इस तरह से एक पब्लिक डिबेट का इश्यू बन गया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप लोग भी देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।